नमस्कार, आपकी बात कार्यक्रम में मैं अनिल दत्त शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक विभाग ऐसा है जिससे हमारा जिंदगी में कभी न कभी वास्ता जरूर पड़ता है। ये विभाग है पुलिस का, खाकी वर्दी वालों का। ये वो महकमा है जिनके कंधों पर हमारी और आपकी सुरक्षा का भार है। दोस्तों, पुलिस वैसे तो शिकायत दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है? आज आपकी बात में हम पुलिस और पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री सतीश शुक्ला। आप इस वक्त उत्तराखंड पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य हैं। स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून में। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आप उत्तराखंड पुलिस के एक चर्चित चेहरे रहे हैं, चर्चित शख्सियतों में आपका नाम शुमार है। आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। खुद के बारे में बोलना शायद दुनिया की सबसे कठिन चीज है, फिर भी मैं बुंदेलखंड के झांसी जिले में जन्मा। मेरी शिक्षा दीक्षा झांसी, कानपुर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई। उसके बाद मैंने बतौर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वन विभाग में सेवा की। उसी दौरान उसको त्याग कर मैंने पुलिस सेवा को ज्वाइन किया और डीआईजी होकर के रिटायर हुआ। वर्तमान में देहरादून में सेटल्ड हूँ। अपनी सेवा के दौरान अपनी अभिरुचियों को, हॉबीज को संजो के रखा, तो रिटायरमेंट के बाद मैं अपने लेखन कार्य में भी अपना वक्त गुजारता हूँ और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जिसकी रचना हाल में ही हुई है, मैं इसमें बतौर सदस्य अपना योगदान कर रहा हूँ। ये व्यवस्था अभी प्रारंभिक दौर में है और इसको स्थापित करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी आप सेवा दे रहे थे और डीआईजी के पद से आप रिटायर हुए और अभी आप पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो है, जो एक अहम हिस्सा है पुलिस का, उसमें भी आप अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं और इसके अलावा आप लेखन कार्य में भी रुचि रखते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो उत्तराखंड पुलिस है उसकी छवि को आप जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक, क्योंकि आपके नजरों के सामने उत्तराखंड बना है और आप उत्तराखंड पुलिस में तब थे, तो आप आज उत्तराखंड पुलिस की छवि को किस रूप में देखते हैं? राज्य गठन के शुरुआत से मैंने पुलिस विभाग का विकास बहुत निकट से देखा है और मेरा अनुभव यह रहा कि तत्समय जो चुनौतियां थीं पुलिस विभाग के सामने, यानी वर्ष 2000 में 9 नवंबर को जब इस राज्य का गठन हुआ, और आज की तिथि में जो चुनौतियां हैं, इनमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। आज अपराध या अपराध का नियंत्रण दोनों ही टेक्नोलॉजी से जुड़ गया। लोगों की जागरूकता इतनी बड़ी है, जो सूचना क्रांति कही गई, उसका वास्तव में जो विस्फोट हुआ है वो हमको प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। एक पुलिस अधिकारी के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको पहले से ज्यादा, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक अलग चीज है, लेकिन सूचना के संबंध में जो सजगता है उसको ज्यादा सजग होना चाहिए। और शुरुआत से लेकर अब तक पुलिस विभाग अपनी इन चुनौतियों का सामना करने में सफल रहा है और उसने अनेक तकनीक संबंधी योग्यताएं और श्रेष्ठताएं हासिल की हैं और एक संतोषजनक गति से सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए वर्तमान लीडरशिप को भी मेरी बधाई है। ये बहुत जरूरी है। पुलिस जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो तकनीकी तौर पर और सूचनात्मक तौर पर बहुत जरूरी है कि वो आगे बढ़ें और अपडेट रहें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पुलिस की जो इमेज है, वो इमेज हम सबको पता है कि बहुत एक टफ इमेज होती है पुलिस की, और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो पुलिस की जो इमेज है उसको सुधारने के लिए पुलिस महकमा क्या क्या कदम उठाता है या उठा रहा है अभी भी? देखिए, सुधारना किसी चीज को या किसी चीज को बेहतर करना, इसमें बहुत बारीक सा फर्क है। सुधारा उस चीज को जाता है जो रखने योग्य न हो। पुलिस को हमेशा, हर दिन, हर वक्त बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दायित्व हैं वो सदियों पुराने हैं। जान माल की सुरक्षा देना, शांत वातावरण देना जहां हर उम्र, हर लिंग का व्यक्ति अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जी सके, एक ऐसे माहौल के सृजन में अपना पूरा योगदान देना, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। और जब हम इसको दे देते हैं तो वहां का जो जनमानस है खुशी खुशी सड़क पर विचरण करता है। किसी भी जगह की शांति व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था का यदि आपको अंदाज लेना है तो एक बार आप उस शहर को दिन में देखिए, एक बार उसी सड़क को रात में देखिए, और जो आपको अंदर से अनुभूति होती है वो वहां की व्यवस्था का एक एसिड टेस्ट है। अगर आप तनावग्रस्त नहीं होते हैं उसी सड़क पर रात्रि में, तो जान लीजिए कि यहाँ की व्यवस्था अनुकूल है, लोगों के अनुकूल है। जो छवि वाली बात है, इसको बेहतर करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम समाज के लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच में इंटरेक्शन के, उनको मिलने के, बातचीत के अधिक से अधिक मौके दें।
और एक पुलिस अधिकारी कर्मचारी को अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का उसको मौका मिले, क्योंकि मेंटली फ्री रहे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारी भी बहुत सी सीमाएं हैं। कभी कभी हम भी अंदर से, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो हमारे समाज से ही आते हैं, हमारी सोसाइटी से ही आते हैं, कोई दूसरी जगह से नहीं आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो बचपन से उनकी अपेक्षाएं अपने जीवन से होती हैं, यदि उनको पुलिस विभाग में आते ही समाप्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो अंदर खालीपन पैदा होता है। और कहावत है, जो भूखा सो रूखा। तो अगर हमको उनसे एक मुस्कान के साथ में सेवाएं चाहिए तो उनको भी मुस्कुराने का मौका देना समाज का फर्ज बनता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल महिलाओं को लेकर है। महिलाओं के प्रति उत्तराखंड पुलिस जो है वो कितनी संवेदनशील है और क्या क्या कदम उठाए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिला सुरक्षा इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है, काफी बड़ा इशू है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो उत्तराखंड पुलिस की क्या जिम्मेदारी अभी है और क्या क्या कदम महिला सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं? महिला सुरक्षा के बारे में यदि हम सोचें तो उत्तराखंड पुलिस वास्तव में सराहना की पात्र है और महिलाएं उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करने में कोई संकोच नहीं करती हैं। ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि जो व्यवहार है वो उनके अनुकूल है। हमारे पुलिस फोर्स में जो महिला अधिकारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनकी संख्या में राज्य सृजन के बाद से अब तक पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है और हर जगह जो भी कंप्लेनेंट है, अगर वो महिला है और वो अपनी बात को महिला अधिकारी से ही कहना चाहती हैं तो इसके लिए उसको कहीं भटकना नहीं है। वे अपनी बात, पर्याप्त सुविधाएं हैं, सुरक्षित वातावरण है, अलग से वो अपनी बात को एक महिला अधिकारी के सामने रख सकती हैं। तो इस तरह की यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई समस्या नहीं है और सराहनीय कई पहल की गई हैं। उत्तराखंड पुलिस में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है अभी, खासकर जो होमगार्ड्स जो महिलाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, होमगार्ड के लिए एक अलग व्यवस्था बनी हुई है। होमगार्ड के जो महिला कर्मी हैं, ज्यादातर उनकी जो ड्यूटीज होती है पुलिस कर्मियों के साथ में कई बार उनको लगाया जाता है। उनकी स्थिति का जो हमारी उत्तराखंड पुलिस है उससे तुलना नहीं की जा सकती है। उनके लिए वास्तव में जब चैलेंजेस एक जैसे हैं तो उनको भी मैं समझता हूं कि सुविधाएं वैसी ही दी जानी चाहिए जो कि एक रेगुलर पुलिस कर्मी को प्राप्त हो रही हैं। अब समस्याओं का जिक्र करते हैं। हम अपनी समस्याएं पुलिस पे लेके जाते हैं और हमको लगता है कि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसपे हर चीज का समाधान है, लेकिन पुलिस की क्या समस्या है इस पर शायद ही कोई ध्यान देता है, इस पर शायद किसी की नजर नहीं जाती है। तो क्योंकि आप का एक लंबा अनुभव रहा है पुलिस महकमे में और आप तजुर्बा है और आप समस्याएं देखते भी आ रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस या फिर आमतौर पर पुलिस की क्या समस्या है, जो पुलिसकर्मी है, जो अफसर है, उनकी क्या समस्याएं हैं? आमतौर पर एक पुलिसकर्मी की जो समस्या होती है उसको सुनने के लिए बहुत से तरीके हमारे विभाग में प्रचलित हैं और वो ट्रेडिशनल हैं, पुराने हैं। दरबार का आयोजन होता है जहां पर सामूहिक रूप से सबके सामने भी अपनी समस्या कही जा सकती है और व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए भी अधिकारी उपलब्ध होते हैं। सवाल ये है कि हमारे कर्तव्यों से इतर यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान तो विभाग नहीं दे पाएगा, लेकिन कर्तव्यों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था के अंदर उस व्यक्ति को मिल सकता है। जिन स्थानों पर जो पुरानी हमारी परंपरा थी कि दरबार का आयोजन करके सभी कर्मचारियों को बुलाया जाता था और सब लोग अपनी बात को सीधे रूबरू अपने इंचार्ज के सामने रख दिया करते थे और उनका समाधान हो जाता था, जहां पर ये परंपराएं चल रही हैं, संवाद है, वहां पर पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी न्यूनतम है। विभाग ने भी अब समस्याओं के निवारण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और अनेक सुविधाएं दी हैं, तो इस तरह का कोई रोष परिलक्षित नहीं है। और बहुत जरूरी है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी शिकायतों का जो है समाधान हो सके ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें ड्यूटी पर। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। आप सुन रहे हैं 100.5 FM रेडियो देहरादून। मेरा अगला सवाल आपसे है, जो पुलिस प्राधिकरण है जिसके आप अभी सदस्य हैं, उसका कंसेप्ट क्या है और उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी उत्तराखंड पुलिस में? देखिए, इस प्राधिकरण की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो पुलिस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। पुलिस की जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति उसको बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। दूसरा, एक प्रकार से ये पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा। इसका मुख्य कार्य ये है कि यदि समाज के किसी व्यक्ति को पुलिस विभाग के किसी कार्मिक अधिकारी से कोई शिकायत है और उसको उसका विभाग नहीं सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी बात को रख सकता है। और जो कार्य क्षेत्र दिया गया है जिसमें जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, इसमें कांस्टेबल से लेकर पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के जो अधिकारी हैं, यदि
उनसे किसी को कोई शिकायत है तो वो अपनी बात इस प्राधिकरण के सामने रख सकते हैं। उच्च पदों के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण पहले से कार्यरत है। इसका प्रोसीजर क्या है? अगर किसी एक आम आदमी को शिकायत करनी हो किसी के खिलाफ, या तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या प्रोसीजर है? वर्तमान में चूंकि ये जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है और ये स्थापना के स्तर पर है, लेकिन इसमें जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार उसको अपने नाम के साथ में अपनी दरखास्त को देना होगा। इसमें गुमनाम शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से कार्यशील होने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा होगी और प्राधिकरण की जो फाइंडिंग्स होंगी इसको ऑनलाइन भी प्रकाशित किया जाएगा ताकि कंप्लेनेंट पारदर्शिता रहे और कंप्लेनेंट को मालूम पड़े कि हमने जो क्या है, स्टेटस क्या है, बात कही थी उसमें हुआ क्या। और इसकी कोई फीस देनी पड़ेगी या कोई शुल्क आम जनता को देना पड़ेगा अगर शिकायत दर्ज करनी है? कोई नहीं, ये निःशुल्क है और पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है और पुलिस को भी इससे बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। प्राधिकरण अत्यंत उपयोगी साबित होगा और आने वाले वक्त में लोगों तक जब इसकी बात पहुंच जाएगी तो उनके मन में भी एक विश्वास होगा कि यदि और जगहों पे हमें नहीं सुना जाएगा, हमको नहीं रिलीफ मिलता है, तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। और पुलिस के लिए भी एक समीक्षात्मक एक प्लेटफॉर्म होगा ये कि खुद अपनी समीक्षा पुलिस विभाग कर पाएगा इससे। अच्छा, कौन कौन इसमें शिकायत दर्ज कर सकता है और किस किस वर्ग की शिकायत पुलिस प्राधिकरण में दर्ज हो सकती है? वो मैंने बताया कि पुलिस कर्मियों से संबंधित शिकायतें यहाँ पर की जा सकती हैं और कोई भी नागरिक। क्या करप्शन को लेके या व्यवहार को नहीं, लेके? उसमें गंभीर कदाचार के जो मामले हैं उनसे जुड़ी हुई शिकायतें हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित भी करेंगे, उसका प्रचार भी करेंगे। उन खास मसलों को उसका पुलिस एक्ट में प्रावधान भी किया गया है। तो और कोई प्राधिकरण से जुड़ा कोई मैटर है, कोई और बात जो हमारे आप श्रोताओं को बताना चाहें? मेरा उनसे यही कहना है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है वो सुनने के लिए है। पुलिस व्यवस्था संवेदनशील है और जनता के प्रति कटिबद्ध है। फिर भी यदि कभी कहीं चूक हो रही है और वो स्वयं उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये प्राधिकरण आपकी सहायता के लिए है, आपकी सेवा के लिए है और पुलिस विभाग को भी बहुत अच्छे अपने सुझाव देने के लिए, ताकि उनकी कार्य क्षमता दिनों दिन बेहतर हो। अब प्राधिकरण के अलावा मेरा सवाल जो आपसे अगला ये है कि आप पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे, वो भी एक जिम्मेदार पद था और एक अहम पद था। उसके बाद आप पुलिस सेवा में आ गए, लेकिन आपकी जो शख्सियत है, आप लेखक भी हैं। अभी आपकी चौथी पुस्तिका भी आने वाली, चौथी किताब भी आपकी आने वाली है। तो कैसे आप एक पुलिस की वर्दी में रह के आप किस तरह से लेखक बने? क्योंकि उसकी एक कहानी जरूर है, एक रोचक कहानी उसकी होगी। तो वो कहानी आप हमें बताएं कि आपको लेखन के प्रति रुचि कहाँ से जागी? देखिए, लेखक जो भी लिखता है वो उसकी अनुभूतियों पर आधारित होता है और पुलिस महकमा एक ऐसी जगह है जहां पे कि दिन रात आपका सामना सिर्फ पीड़ा से होता है, अपराध से होता है, दर्द से होता है, शिकायतों से होता है। जी, अपराध दो तरह के। पुलिस में या तो लुटा हुआ व्यक्ति आता है या पिटा हुआ। मुझे क्षमा कीजिएगा, इससे मैं वो लेखक वाली जो शब्दावली है वही है। जब लुटा हुआ या पिटा हुआ एक पुलिस थाने में पहुंचता है तो वो पीड़ित है, ये इस बात की गारंटी होती है। अब जो सुनने वाला है उसकी उस पीड़ा को किस हद तक ग्रहण करता है, उसी हिसाब से उसके साथ में वो व्यवहार करता है। इस विभाग में आने के बाद मैंने पीड़ा को इतने निकट से देखा, लगातार देखा, तब मुझको मालूम पड़ा कि वास्तव में अगर इस महकमे में नहीं आता तो मैं पूरा जीवन नहीं जी सकता था। अनुभूतियां इतनी ज्यादा थीं और वो सच्ची थी। जिस तरह सुख सच्चा है उसी तरह पीड़ा भी सच्ची है, लेकिन हम सबको इन पीड़ाओं के साथ ही जीना होता है। मैंने इन पीड़ाओं के साथ जीने का तरीका खोजा और उन बारीक अनुभूतियों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। और उसमें बहुत कम पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो लेखक बन पाते हैं, और आपने वो जो लेवल है उसको हासिल किया है, तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। नहीं, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने विभाग में अपने सेवा काल के दौरान देखा कि हमारे ही बीच के ना जाने कितने हैं, इतनी सुंदर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, इतने सुंदर लेख लिखते हैं, लेकिन ऐसे साधन सुलभ नहीं हो पाते हैं कि वो इसको प्रकाशित कर सके। लेकिन जहां तक प्रतिभा की बात है तो वो असीम है और एक पुलिसमैन को बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं कि जब वो अपनी हॉबीज को थोड़ा सा पोषण कर सके। बस इतना ही कारण है, प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है। मैं अनेकों को जानता हूं जिन्होंने, जाहिर सी बात है प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, लेकिन एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है कि अगर आप इतने टफ शेड्यूल से अगर आप क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दे रहे हैं तो वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं होता है। हाँ, ये आपने ठीक बोला। इसके लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि मिलते सबको इस जीवन में सिर्फ 24 घंटे हैं
हम उस समय का कैसे सदुपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो 24 घंटे में पूरे वक्त लगातार व्यस्त हो। कई बार उसका शरीर व्यस्त होता है और दिमाग खाली होता है, कई बार दिमाग व्यस्त होता है, शरीर खाली होता है। तो हमको इसी का समायोजन करना होता है। जब हम स्टीरियोटाइप किसी काम में लगे हुए हैं जिसमें कि हमारे रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो सृजनशील हो जाता है और जो हमारा सृजनशीलता है, हमारी सृजनशीलता है, उसको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लिखते जाना चाहिए और जब कभी मौका मिले तब आप उसको विस्तार रूप दे दें। कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपकी कौन कौन सी कृतियां अभी तक बाजार में आ चुकी हैं। वर्ष 2013 में मैंने एक कहानी संग्रह प्रकाशित कराया था। उसका नाम है और लड़की जीत गई। इसमें 18 कहानियों का संग्रह है। ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं और लेखन शैली जो है वो व्यंग वाली है। आप पढ़ेंगे तो चेहरे पर आपके एक मुस्कान रहेगी और भाषा बड़ी सरल है। वर्ष 2014 में मैंने एक उपन्यास प्रकाशित किया, इतनी सी बात, जो कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पर मीठा सा व्यंग है और कई मुद्दों पर हमारी आंखों को खोलता है। वर्ष 2015 में मैंने पुनः एक कहानी संग्रह का प्रकाशन किया। इसका नाम है आसपास। इसमें 12 कहानियां हैं, अपेक्षाकृत पहली पुस्तक के ये बड़ी हैं। वर्तमान में एक उपन्यास है जो प्रकाशनाधीन है। उम्मीद करता हूँ जल्दी आपको इसका आनंद लेने का अवसर मिलेगा। जी जरूर। और जो आपकी आने वाली अनुकृति है उसके लिए आकाशवाणी देहरादून आपको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री सतीश शुक्ला को। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक मुझे यानी अलीदत्त शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।